हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग गाइस। हम अपने पार्ट 2 में हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रोक के। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक में पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, अब आपको अभी तक ये तो पता ही है कि इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो हो जाता है, वो चाहे कुछ मिनट्स के लिए ही हो, बट उससे एक सीरीज ऑफ पैथोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं इंटरप्शन of blood flow for few minutes leads to series of pathological events। अब इसमें जो irreversible cerebral damage होता है वो होता है कोर एरिया में ऑफ फोकल इन्फाक्शन। ठीक है, जो कोर एरिया होता है वहाँ का जो इन्फाक्शन का जहाँ पे वो होता है, चाहे वहाँ पे हेमरेज हुआ हो, वहाँ पे थ्रोम्बस हो, वहाँ का जो कोर एरिया होता है जिसमें इरिवर्सिबल डैमेज होता है। ठीक है, ये हो गया कोर एरिया। अब इसमें जो सेल्स हैं कोर एरिया में, जो थोड़ा सा एरिया है उसमें वो डैमेज हो चुके हैं, उसमें उसकी डेथ हो चुकी है, मगर इसी के ही सराउंडिंग एक और एरिया होता है जिसे कहते हैं इस्चेमिक पेन्यूम्ब्रा। ये जो एरिया होता है इसमें ब्लड सप्लाई जो है ना वो थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, बट इसके जो सेल्स हैं वो भी वाइबल हैं, वो मरे नहीं हैं, दे आर नॉट डेड। और अगर हमारा इंटरवेंशन टाइमली हो जाता है तो दे कैन बी रेस्क्यूड। ठीक है, इन्हें हम मेटाबॉलिकली लेथार्जिक सेल्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं एक साथ। एक जो होता है जब डेथ होती है तो एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज होते हैं, और वो कौन से न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं? वो हैं ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। ठीक है, दूसरा क्या होता है उसके बाद एक डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी होती है, डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड एनोरेक्सिक डिपोलराइजेशन। तीसरी चीज जो होती है, ड्यू टू यहाँ पे अब एनर्जी, देखो यहाँ पे जो है सप्लाई कम हो गई, ठीक है, लेथार्जी है इनमें, उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमिटर्स जो है ग्लूटामेट और एस्पार्टेट बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। डिस्टर्ब एनर्जी मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, डीपोलराइजेशन जो है एनॉक्सिक डीपोलराइजेशन ज़्यादा हो जाती है। ये वर्ड्स याद रखने हैं, अपने एग्ज़ाम में और अपने इंटरव्यूज़ में वैसे ही बोलने होंगे। और थर्ड क्या हो जाता है, इन सब की वजह से जो ब्रेन है पर्टिकुलरली एटीपी को लेस प्रोड्यूस करता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर एनर्जी कैसे आएगी जब एटीपी ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो है। अच्छा, अब एटीपी कम हो गया तो इसको क्या फॉलो करता है? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा एनॉक्सिक डीपोलराइजेशन होता है, तो इसमें एक्सेसिव इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस होता है एंड पंप फेलियर हो जाता है। किस चीज़ का पंप फेलियर हो जाता है भाई?
pump failure of neuronal membrane. और इसके चक्कर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। और ये ऑल्सो किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है? रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड साइटोकाइनेंस। अच्छा, ये जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा इन सबसे फर्दर, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स रिलीज कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर रहा है, एटीपी कम होता जा रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा ये मैकेनिज्म इस्चेमिक न्यूमेरिया में जाएगा, इसके भी सेल डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप अब आपको सारा दिख रहा होगा। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो हो जाती है, इवन इफ फ्यू मिनट्स के लिए भी हो रही है, तो इट्स लीड्स टू अ सीरीज ऑफ पैथोलॉजिकल इवेंट्स। जो इरिवर्सिबल सेरिब्रल डैमेज है वो कोर एरिया ऑफ फोकल इन्फेक्शन में होता है। ये कोर एरिया है, जो कोर एरिया है उसमें सेल डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। उसका जो आसपास का एरिया है उसको इस्चेमिक न्यूमेरा बोलते हैं, इस्चेमिक न्यूमेरा, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें मेटाबॉलिकली लिथार्जिक सेल्स होते हैं, अभी मरे नहीं हैं बट थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि टिश्यू डेथ हो गई है तो बहुत सारे इसको इस्चेमिक कैस्केड बोलते हैं। इस्चेमिक कैस्केड करके बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। जो पहला है, इसकी वजह से, डेथ की वजह से एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट है। फर्दर एनर्जी मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस हो जाती है एंड एनॉक्सिक डीपोलराइजेशन होनी शुरू हो जाती है। एनॉक्सिक डीपोलराइजेशन हो जाएगी तो उससे क्या होगा? हमारा जो एटीपी है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है, वो ऑलरेडी लो होना शुरू हो जाएगा। फर्दर जो इन्फ्लक्स है कैल्शियम का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और पंप फेलियर हो जाएगा न्यूरोनल मेम्ब्रेन का। पंप फेलियर होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे, एज वेल एज नाइट्रिक ऑक्साइड और साइटोकाइनिन भी रिलीज होना शुरू हो जाएंगे इन द कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज। ये जब होना शुरू हो जाते हैं तो इसमें ध्यान देना है, ये सारा जो कैस्केड है इसको लगभग 3 to 4 आवर्स लगते हैं टू रीच इस्चेमिक पेन्यूम्ब्रा, ठीक है। अब ये एकदम से नहीं होता, मगर जहाँ इन्फेक्शन हो गया है वहाँ से पेन्यूम्ब्रा में इसको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और यही वो टाइम है जिसमें हमें मैक्सिमम एफर्ट करना है टू रिवर्स द मेटाबॉलिक चेंजेस ऑफ इस्चेमिक पेन्यूम्ब्रा। अगर कोई इस्चेमिक स्ट्रोक है, वहाँ पे सेरिब्रल एडिमा हो रखा है, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स है, तो विद इन मिनट्स ऑफ इंसल्ट इट कैन रीच अप टू 3 to 4 days। जो सेरिब्रल एडिमा है उसको रिड्यूस होने में इतना टाइम लगता है। सो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें जितना टाइम लग सके, मिनिमम टाइम, उसमें हम अपना मैक्सिमम ट्रीटमेंट दे सके, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रोक, टाइम इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि जो अभी हमने बताया, जैसे इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, चलिए लिख लेते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ, उससे सेरिब्रल एडिमा हुआ। एडिमा आपका मैक्सिमम पहुंचता है 3 to 4 days में, वो एट द पीक होता है, विद इन मिनट्स शुरू हो जाता है एंड एट द पीक वो 3 to 4 days में पहुंचता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ
tissue necrosis and widespread rupture of cells, membranes. अब यूजुअली ये जो एडिमा है वो सबसाइड होने में कितना टाइम लेता है? 2 to 3 वीक्स। अब इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? अगर आपको सिग्निफिकेंट एडिमा है, ठीक है, आफ्टर स्ट्रोक आपको सिग्निफिकेंट एडिमा है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन भी हो सकता है और आपका जो है न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन भी हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी भी ब्रेन का बहुत सारा हिस्सा है जो ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें अभी थोड़ी स्वेलिंग है, जिसमें पानी भरा हुआ है। अभी जैसे जैसे वो सबसाइड होगा, ठीक है ना, वैसे वैसे ब्रेन को स्पेस मिलेगी, वैसे वैसे आपका ब्रेन हील करेगा। ठीक है, अब इस बात में ध्यान ये देना है कि वहाँ पर जो है ब्रेन स्टेम हर्निया भी हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, अगर ये हो रहा है तो आपको क्या क्या साइन मिलेंगे? क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होंगे? आईसीपी अगर बढ़ेगा आपका, इंक्रीज्ड आईसीपी की क्या सिम्टम्स होंगे भाई? आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाएगा, पल्स प्रेशर जो होता है वो वाइडन हो जाएगा, रेस्पिरेशन इरेगुलर हो जाएगी, हार्ट रेट जो है वो आपका इंक्रीज ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। उसके अलावा प्यूपिल्स जो हैं आपके वो अनरिएक्टिव भी हो सकते हैं और अलॉन्ग विद पैपिलिडीमा। ये जो हमने पढ़ा है, ये हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो एडिमा है वो सबसे मेजर एंड सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ डेथ है इन स्ट्रोक। ठीक है, अच्छा, इसी के ही साथ साथ पैथोफिजियोलॉजी का तो ऐसा नहीं है इसमें रोल, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि जो हम देते हैं ना, जिस मेडिसिन होती है, जो होता है टीपीए, ये हम इस्चेमिक स्ट्रोक में देते हैं सबसे ज़्यादा। जो आपने देखा होगा होती है ना बीपी के पेशेंट के पास, या जो हार्ट का पेशेंट होता है, एक टैबलेट होती है, वो अपने उसके नीचे रख लो, अपनी ज़बान के नीचे रख लो, वो घुल जाएगी तो आपको आराम पड़ जाएगा। तो ये वो होती है, ये टीपीए होती है। ठीक है, अच्छा, जो टीपीए है वो विदिन 3 hours ऑफ हैविंग सिम्टम्स दे देनी चाहिए। ठीक है, मगर इस बात का ध्यान रखना है कि ये मेडिसिन देनी कब है भाई? हर जगह नहीं देनी है, ये सिर्फ इस्चेमिक स्ट्रोक में देनी है। क्योंकि अगर आप इसको हेमरेजिक स्ट्रोक में दे देंगे तो ये क्या करेगी? ये ब्लीडिंग को वर्सन कर देगी और आपको और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले सीटी कराना है ब्रेन का।
सीटी स्कैन कराना है और डिफरेंशिएट करना है कि क्या आप हेमरेजिक स्ट्रोक में हो या इस्चेमिक स्ट्रोक में हो, तभी उसका फर्दर ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स हैं, जो इमरजेंसी स्टाफ है, वो डिसाइड करेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम इसका ब्रेन का, क्योंकि अब हमें आगे पढ़ना है, हमारे सिम्टम्स जो है रिलेटेड होंगे, कौन सी हमारी आर्टरी एक्लूड हो रही है, उसकी कौन सी ब्रांच जा रही है, उसका कौन सा फंक्शन है। तो हम पढ़ लेते हैं सेरिब्रल ब्लड सप्लाई। ठीक है। और इसमें सबसे 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 इम्पोर्टेंट होता है सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं सर्कल ऑफ विलिस, क्योंकि इसी के ही नॉलेज पे आपका डिपेंड करेगा, आपको समझ में आएगा कि आपका स्ट्रोक कहाँ हुआ है, उसका एक्सटेंड कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, और कौन सी चीज़ों को, अपर लिम्ब को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, लोअर लिम्ब को इफेक्ट करेगा, कितनी बॉडी इफेक्ट होएगा, और उसका प्रोग्रेशन कैसा हो सकता है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लड सप्लाई ब्रेन में किससे आती है? प्रेडोमिनेंटली राइट और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किससे बनती है? वो वहाँ से बनती है जब बाइफर्केशन होता है किसका? कॉमन कैरोटिड आर्टरी का। कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केट होके बनाती है राइट एंड लेफ्ट। राइट और लेफ्ट क्या? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भाई। ठीक है। अच्छा, अब ये जाती है रोस्ट्रोमीडियली, दोनों रोस्ट्रोमीडियली। ठीक है जी। रोस्ट्रोमीडियली गई, फिर हमारे क्रेनियल कैविटी में चली गई। क्रेनियल कैविटी में जाके कहाँ जाएगी? ड्यूरा मैटर में जाएगी। जैसे ये ड्यूरा मैटर में जाती है तो वहाँ पे ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है साइड से दे देते हैं, दो छोटी आर्टरीज देती हैं, एक होती है ऑप्थेल्मिक, ठीक है, और दूसरी होती है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। ठीक है। ड्यूरा मैटर को जब ये पियर्स करती है उसके बाद ये दे देती है। अब जब ये दो ये छोटी आर्टरीज दे देती है उसके बाद ये फर्दर दो जगहों पे बाइफर्केट होती है। बाइफर्केट होने के बाद ये बन जाती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, MCA और ACA। ठीक है। जो ACA है, अब ये तो रोस्ट्रोमीडियली है ना, ठीक है, जो MCA है राइट साइड की, वो फर्दर दूसरे साइड की ACA से थ्रू कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कम्युनिकेट कर देती है और इससे रोस्ट्रल पोर्शन ऑफ विलिस कंप्लीट हो जाता है। सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है ना। रोस्ट्रल पोर्शन ऑफ सर्कल ऑफ विलिस कंप्लीट हो जाता है जब ACA दूसरी ACA से मिल जाती है थ्रू एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है जी। अब रह गया दूसरा साइड। दूसरा साइड क्या होगा? वो दूसरी आर्टरी है, वो वर्टिब्रल आर्टरी है। ये ICA आपको समझ में आई, ये पहला है। ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा हो गया, दूसरी होती है वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी, जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है वो किसकी ब्रांच होती है भाई? इट इज अ ब्रांच ऑफ
सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है ना, ये सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है। और ये जब एंटर करती है वर्टिब्रल फोरामेन में, किसके, सिक्स्थ वर्टिब्रल, सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है ना। और फोरामेन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में ट्रैवल करती है। ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है ना हमारे पीछे स्पाइन में, उसमें ट्रैवल करती है फोरामेन में ऑफ अपर 6 वर्टिब्रास, उससे पहुंचती है ये फोरामेन मैग्नम, सॉरी फोरामेन मैग्नम, और उससे फर्दर ये चली जाती है, फोरामेन मैग्नम से ये ब्रेन में चली जाती है। ब्रेन में जाती है ये, कहाँ जाती है, पीछे से आ रही है ना, तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, ठीक है। जाती कैसे, वेंट्रली और मीडियली। ठीक है, अब ये दोनों साइड से जाएगी, ठीक है। जब ये दोनों साइड से जाएगी तो दूसरी साइड की भी जब ये आएगी, जैसे वहां तक पहुंची, तो फ्रॉम द अदर साइड ये क्या बना देगी, बेसिलर आर्टरी, अपर बॉर्डर ऑफ मेडुला में बन जाएंगी। ये दोनों यूनाइट होके बेसिलर आर्टरी। उसके बाद फर्दर अपर बॉर्डर ऑफ पॉन्स में बेसिलर आर्टरी बाइफरकेट हो जाएगी। किस में बाइफरकेट हो जाएगी भाई, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज निकालेगी, जो कि क्या करेंगी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से कनेक्ट करेंगी। किसको, ये दोनों आपस में नहीं, इनको, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कनेक्ट करेंगी विद इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, और इससे कंप्लीट हो जाएगा हमारा सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें पहले तो सबक्लेवियन आर्टरी अंदर जाती है, जैसे ही 6 वर्टिब्रल सर्वाइकल वर्टिब्रा में, तो वो बन जाती है वर्टिब्रल आर्टरी, क्योंकि वर्टिब्रल फोरामेन में चली गई। अब 6 से वो ऊपर जाती है, फोरामेन मैग्नम से वो ब्रेन में चली जाती है। उसके बाद जब वो मेडुला के अपर बॉर्डर पर पहुंचती है, तो दोनों साइड की वर्टिब्रल आर्टरी यूनाइट करके बेसिलर आर्टरी बना देती है, और जो यूनाइटेड बेसिलर आर्टरी होती है वो पॉन्स के अपर बॉर्डर पे जाके फिर बाइफरकेट होके बना देती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। अब सर्कल ऑफ विलिस को कंप्लीट करने के लिए पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से वो करती है कम्युनिकेट, और सर्कल ऑफ विलिस कंप्लीट हो जाता है। ओके।